नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमन सर। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, आज हम फिर से एक बायोलॉजी का नया टॉपिक लेकर के आए हैं, मानव में पाचन। तो किस प्रकार से मनुष्य भोजन करता है और भोजन करने के बाद कैसे हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया होती है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, तो हम देखेंगे। और ये पाचन होता क्या है और पाचन कितने चरणों में होता है और पाचन क्यों आवश्यक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। क्योंकि सभी जीव क्या करते हैं, अपने अनुरक्षण के लिए, अपने रखरखाव के लिए, अपनी जीवन यापन के लिए सभी क्या करते हैं, जैव प्रक्रम की प्रक्रियाओं में से एक पाचन की प्रक्रिया भी अपनाते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, भोजन का पाचन होने के बाद और हमको उस अच्छे पदार्थों से क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है। यानी पोषण भी एक बहुत बड़ा, एक अनुरक्षण के लिए बहुत बड़ा एक भाग है। उसी से हम एक टॉपिक पाचन तंत्र लेकर के आए हैं, पाचन, मनुष्य में पाचन लेकर के आए हैं। जिससे पहले पाचन पढ़ें उससे पहले हमको पहले पाचन तंत्र के बारे में समझ लेना है। तो पाचन तंत्र क्या होता है कि पाचन में जितने भी सहायक अंग होते हैं उन सभी अंगों का समूह पाचन तंत्र कहलाता है। तो सबसे पहले हम आरंभ करेंगे कि इस पाचन तंत्र को मैं बना लिया हूँ। हम इस पाचन तंत्र का हम नामकरण करते हैं कि कौन कौन से इन अंगों के नाम हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले ये जो हमको मुंह दिख रहा है, हम इसको कहते हैं मुंह गुहा। क्या कहते हैं? मुंह गुहा कहते हैं। और इसके बाद ये भोजन जो आता है, हम इस नली को कहते हैं ग्रसनी, ग्रसनी कहते हैं। और ग्रसनी के नीचे लगा होता है ये कंठ, कंठ लगा होता है। और कंठ से ये पूरा जो एक नलिका विकसित होकर के अतिकुंडित नलिका होती है, ये नलिका, इस नलिका की लगभग पूरी लंबाई जो होती लगभग 9 मीटर होती है। उसी में से कुछ भाग एक नए नए अंग बनाते हैं, वही हम देखते हैं। तो इस पूरी नलिका को हम कहते हैं आहार नाल, आहार नाल कहते हैं। और इसी आहार नाल के रास्ते क्या होता है, ये भोजन हमारी पाचन की प्रक्रिया को अंजाम देता है। इसके बाद ये एक थैलीनुमा संरचना जो हो जाती है, हम इसको कहते हैं आमाशय, आमाशय। और यही आमाशय हमारी अल्फा अंग्रेजी अक्षरों का, जो बड़े अक्षरों का एक जे आकार का एक अंग होता है, एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसको हम कहते हैं आमाशय। और आमाशय के जस्ट लेफ्ट में यहाँ पे पाया जाता है यकृत, यकृत जिसको हम इंग्लिश में लीवर कहते हैं। और लीवर के नीचे पाया जाता है पित्ताशय, पित्ताशय। और ये जो आमाशय से आगे निकल के एक नलिका पतरी अतिकुंडलित हो जाती है, इसको हम कहते हैं छोटी आंत, छोटी आंत कहते हैं। और इसके ऊपर जो ये अतिकुंडलित नलिका दिख रही है एक मोटी सी, हम इसको कहते हैं बड़ी आंत, बड़ी आंत। और इसके ऊपर जो आमाशय और बड़ी आंत के बीच में जो आपको दिख रहा है, इसे हम कहते हैं अग्नाशय, अग्नाशय। इसे पैंक्रियास भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं। यही जो ये वाला भाग दिख रहा है, हम इसको कहते हैं परिशेषिका, परिशेषिका, या हम इसको अपेंडिक्स भी कहते हैं, अपेंडिक्स होता है। और इसका मुख्य कार्य ये रहता है कि इस भोजन को क्रमाकुंचन गति प्रदान कराना और श्लेष्मा का निर्माण करना। और इसको कहते हैं मलाशय, मलाशय। और इसके नीचे ये होता है गोदा द्वार। तो देखते हैं पाचन की प्रक्रिया कहाँ से आरंभ होती है और कितने चरणों में ये होती है। तो पाचन, पहले तो पाचन है क्या? तो पाचन जो है, पाचन जो है, पाचन है किन्हीं जटिल पदार्थों को, जटिल पदार्थों को एंजाइम की सहायता से, एंजाइम की सहायता से
सरल पदार्थों या सरल अणु में तोड़ना, सरल अणु में तोड़ना, ये पाचन कहलाता है। क्या होता है कि जटिल पदार्थों को जब हम खाते हैं तो उसमें कुछ हमारे शरीर में बहिस्रावी ग्रंथियों से एंजाइम पाचक रस निकलते हैं। उन्हीं पाचक रसों से जो हमारे जो पदार्थ खाया हुआ है वो सरल पदार्थों में टूट जाता है या छोटे छोटे अणु में टूट जाता है। हम इस घटना को, इस प्रक्रिया को कहते हैं पाचन। तो देखते हैं कि पाचन के चरण कितने होते हैं, पाचन कितने चरणों में होता है। तो ध्यान देंगे, जो पाचन के चरण होंगे, पाचन के जो चरण होंगे वो पाचन 3 चरणों में होता है। सबसे पहले पाचन जो होगा वो हमारे मुंह से पाचन शुरू होना आरंभ होगा। मुंह में पाचन होगा, मुंह में पाचन, और मुंह के पाचन के बाद जो खाना अंदर बढ़ जाएगा, भोजन अंदर जाएगा, उसके बाद होगा जाके आमाशय में पाचन, और आमाशय के बाद हमारे शरीर में सबसे छोटी आंत में, यानी कि छोटी आंत में पाचन होगा, छोटी आंत में पाचन होगा। अब जो हम पोषक तत्व लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, वसा लेते हैं, इन पोषक तत्वों में कौन सा पाचन, किस पोषक तत्व का कहाँ पे पाचन होता है, ये चीज हम पहले जान लेते हैं। तो मुंह में पाचन होगा, ये होगा कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, ये कार्बोहाइड्रेट का मुंह में पाचन होगा। और इसके बाद आमाशय में प्रोटीन का पाचन होगा, प्रोटीन का पाचन होगा, जबकि छोटी आंत में वसा का पाचन होगा, वसा का पाचन होगा। तो देखते हैं कि हमारे शरीर में कुछ बहिस्रावी ग्रंथियां भी लगी हुई हैं जिनसे पाचक रस निकलते हैं। तो उन बहिस्रावी ग्रंथियों को भी हम साथ साथ पढ़ के चलेंगे, ठीक है। तो पाचन की प्रक्रिया हम आरंभ करते हैं। तो सबसे पहला चरण जो रहेगा वो आपका रहेगा मुंह में पाचन। तो मुंह में पाचन जो होगा, पहला नंबर डाल लेंगे सॉरी, मुंह में पाचन। तो मुंह में पाचन होगा किस चीज का भाई? ये कार्बोहाइड्रेट का होगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा। कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए सबसे पहले अब जो भी हम भोजन करेंगे तो भोजन के लिए हम पहले सबसे पहले अंतःग्रहण करेंगे। तो अंतःग्रहण से क्या होगा, भोजन हम अंदर मुंह में डाल लेंगे। तो डालने के बाद हमारे मुंह में कुछ दांत लगे हुए हैं। इन दांतों का काम क्या रहता है? तो दांतों का काम ही इन भोजन को तोड़ना, चीरना, फाड़ने का काम रहता है, और ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। फिर हमारे मुंह में कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं। मुंह में पाई जाएंगी ग्रंथियां जिन्हें हम कहते हैं लार ग्रंथि। क्या कहते हैं? लार ग्रंथि कहते हैं। तो लार ग्रंथि को हम लाला ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, लाला ग्रंथि भी इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? लाला ग्रंथि भी कहते हैं। और इन लाला ग्रंथियों से निकलते हैं लार। क्या निकलती है? लार। और लार में पाया जाता है पाचक एंजाइम। जिस एंजाइम का नाम होता है, एंजाइम पाया जाएगा उस एंजाइम का नाम होता है एमाइलेज। एमाइलेज। और एमाइलेज क्या काम करता है? एमाइलेज जटिल कार्बोहाइड्रेट को, जटिल कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में बदल देता है, सरल शर्करा में बदल देता है, अर्थात ये माल्टोज में बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है। यानी कि पाचन की प्रक्रिया मुंह से यहाँ पे आरंभ हो जाती है और ये माल्टोज में बदल करके फिर ये आगे की तरफ रिमूव कराने लगता है, आगे बढ़ाने लगता है। तो देखते हैं आगे की प्रक्रियाएं। हाँ, तो हम देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे कि आप इसको नोट कर सको। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम इसको साफ किए देते हैं। तो ये तो हो गया आपका मुंह में पाचन। मुंह के पाचन के बाद हम आगे को बढ़ देते हैं। तो हम इसके बाद आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, इसको भी हम साफ किए देते हैं। अब मुंह में पाचन के बाद अब भोजन हमारे कंठ से आता है, भोजन हमारे कंठ से गुजरता है। तो कंठ का काम क्या रहता है? तो कंठ ये एडजस्ट करता है कि भोजन को श्वास नली में भेजा जाए या फिर आहार नली में भेजा जाए।
तो कंठ की बड़ी भूमिका रहती है। और इस पे नियंत्रण किसका रहता है? कंठ पे नियंत्रण रहता है हमारे ब्रेन का। तो ब्रेन क्या काम कराता है? कंठ से ये डिसाइड कराता है कि भोजन को आहार नाल में भेजा जाए या फिर श्वास नाल में भेजा जाए। तो भोजन को एडजस्ट करने का, यानी भोजन का तालमेल बनाने का काम रहता है कंठ का। यानी भोजन का तालमेल बनाना, यानी कि तालमेल बनाने का काम रहता है कि इसको आहार नाल में भेजा जाए या फिर श्वास नाल में। अगर गलती से कहीं ये श्वास नाल की तरफ भोजन को भेज देता है तो हमको क्या होने लगता है? हिचकियाँ आने लगती हैं, हिचकियाँ आने लगती हैं। तो ये कंठ का काम हो गया है। अब इसके बाद जब ये ग्रास नली में, आहार नाल में बाहर जाता है, भोजन अंदर की तरफ बढ़ता है, तो ये क्या काम करता है? तो ये ग्रसनी में, जब आहार नाल में जब भोजन जाता है, आहार नाल में जब भोजन गति करता है, भोजन की गति, आहार नाल में भोजन की गति। तो आहार नाल जो हमको एकदम सीधा सा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये सीधा है, तो ये सीधा नहीं होता है बल्कि जब ये गति करता है तो इस प्रकार से आहार नाल की जो मांसपेशियां हैं ये शिथिलन करती हैं, अपने आप को एक बड़ा आकार दे देती हैं, ये खिंच जाती हैं, यानी ये शिथिलन करती हैं, शिथिलन व संकुचन करती हैं, सिकुड़ जाती हैं, संकुचन करती हैं, शिथिलन और संकुचन करती हैं। तो इसी शिथिलन और संकुचन करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं क्रमाकुंचन। तो क्रमाकुंचन गति से क्या होता है? ये भोजन को आगे बढ़ा करके और आमाशय की ओर ले जाते हैं। तो ये भोजन क्या होता है? क्रमाकुंचन गति करते करते, इस प्रकार से क्रमाकुंचन गति करते करते और ये आ जाता है आमाशय में। तो अब देखते हैं कि आमाशय में जो सरल शर्करा या माल्टोज के रूप में जब आमाशय में आ जाता है तो आमाशय में फिर क्या होता है? आमाशय में किस प्रकार से पाचन की प्रक्रिया आरंभ होती है? चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको साफ किए देते हैं। अगला चरण हम पढ़ते हैं आमाशय में पाचन। आमाशय में पाचन। तो देखते हैं आमाशय में पाचन क्या होता है कि जब ये माल्टोज के रूप में आमाशय में आ जाता है तो इसमें भोजन लगभग 3 से 4 घंटे रहता है, ठहरता है। तो इस आमाशय के अंदर बहुत सारी जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। और इस जठर रस में बहुत सारे पाचक रस पाए जाते हैं और बहुत सारे क्या होता है, ऐसे भी पदार्थ पाए जाते हैं जो इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले इसमें एंजाइम पाया जाता है और बेटा इसमें HCl नाम का एक अम्ल पाया जाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है और इसमें श्लेष्मा पाया जाता है। इस एंजाइम इसमें 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो रेनिन पाया जाएगा और एक पेप्सिन। तो रेनिन का काम क्या रहता है? जो हम लोग दूध पीते हैं ना, तो दूध को दही में बदलने का काम रहता है रेनिन का। यानी जो दूध में प्रोटीन होता है, इस दूध के प्रोटीन का पाचन करता है। यानी कि दूध के प्रोटीन का पाचन, अर्थात ये क्या करेगा, जैसे ही हमने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों को हम लोग दूध पिलाते हैं, तो दूध पीने के बाद ये जैसे उल्टियाँ करते हैं तो ये दही के रूप में बदल जाता है। तो ये रेनिन का काम रहता है कि दूध को दही में बदलना। और पेप्सिन का काम रहता है, जो भोजन में हम लोग प्रोटीन ले रहे हैं, भोजन के प्रोटीन का पाचन करना, यानी जो भी भोजन में प्रोटीन है उसका पाचन करना। अगला देखते हैं कि HCl का काम क्या है। तो HCl एक अम्ल होता है,
इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ये अगर सांद्र अम्ल होता तो इस इतना हार्ड होता कि हमारी स्किन को जला सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि ये जो हमारे आमाशय में निकलता है जठर ग्रंथि से, तो ये एक तनुकृत अम्ल होता है और इसका काम क्या रहता है, यह हमारे आमाशय का, यानी हमारे आमाशय का माध्यम अम्लीय बनाता है। क्या बनाता है? अम्लीय बनाता है, अम्लीय बनाता है। अर्थात ये हमारे आमाशय के माध्यम को खट्टा बनाएगा, और खट्टा, जब तक ये खट्टा नहीं होगा तब तक ना तो रेनिन काम करेगा और ना ही पेप्सिन काम करेगा। तो ये क्या करता है, अपनी आवश्यकता अनुसार एक अम्ल स्रावित करेगा जठर ग्रंथि, तो उसमें से इसका क्या होगा कि ये इसको खट्टा बनाने का काम करेगा। देखते हैं अगला काम क्या रहता है। तो हमने देखा होगा, एक चीज और समझ लेते हैं कि हम लोग कभी देर रात खाना खाते हैं। मान लीजिए कि हम लोग बारात गए हुए हैं और बारात में बहुत ज़्यादा हमने ठूस के छोले चावल, हमने बहुत सारे पनीर, जो भी मिला हमने वो खा लिया है। और उसके बाद क्या करते हैं, हम नींद नहीं ले पाते हैं। जो पाचन की प्रक्रियाएं हमारी प्रभावित होती हैं और उन प्रक्रियाओं से हमको ना सुबह खट्टी खट्टी डकारें आना आरंभ हो जाती हैं। और ये खट्टी डकारें तभी आती हैं जब हमारे आमाशय का जो माध्यम था उसमें अम्लता का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उस अम्लता का स्तर जब बढ़ जाता है तो हमारे गैस बनना आरंभ हो जाता है। हम इसको कहते हैं गैस्ट्रिक रोग। तो ये गैस क्या काम करता है, तब हम इसके लिए किसी एंटासिड का उपयोग करके, जैसे कोको कोला पेप्सी का हम उपयोग करके या इनो पी लेते हैं। इनो से क्या होता है, इसके अम्लता के स्तर को मेंटेन किया जाता है और हमारी डकारें ये बंद कर देता है। तो ये एक इसका काम रहता है। सेकंड ये होता है कि जो भी हमारे मुंह से हमारे आमाशय तक अगर कोई रोगाणु पहुंच जाते हैं तो उन रोगाणुओं से हमको बचाता है। तो रोगाणुओं से यह सुरक्षा करता है। कौन? HCl अम्ल सुरक्षा करता है। सॉरी, खांसी और हो रही है। सॉरी। तो देखते हैं इस प्रकार से ये आमाशय में क्या काम होता है कि HCl दो काम करता है कि आमाशय में अम्लीय बनाता है और इसमें रोगाणुओं से बचाता भी है। और देखते हैं श्लेष्मा का क्या काम है। श्लेष्मा का क्या काम रहता है? तो श्लेष्मा का कार्य रहता है कि जो अम्ल है HCl, मान लीजिए इसमें HCl अम्ल भरा हुआ है और HCl अम्ल अगर इसकी भित्ति से चिपक जाए, अगर HCl अम्ल की मात्रा बढ़ जाए और इस HCl अम्ल ये आमाशय की भित्ति से चिपक जाएगा तो क्या करेगा, तो इसको तोड़ सकता है, इसको खत्म कर सकता है। इसलिए इसमें जठर ग्रंथि से श्लेष्मा नामक एक म्यूकस पदार्थ निकलता है, चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जो क्या काम करता है, जो इसकी भित्ति से चिपक करके और इस HCl अम्ल से इसके आमाशय की सुरक्षा करता है। श्लेष्मा का काम रहता है आमाशय की भित्ति में, आमाशय की भित्ति से चिपककर, भित्ति से चिपककर HCl से सुरक्षा करना। तो ये काम हो जाता है श्लेष्मा का। तो हमने ये आपका पूरा आमाशय में पाचन की प्रक्रिया को देख लिया है कि इसमें प्रोटीन का पाचन कौन कौन करता है, रेनिन और पेप्सिन करते हैं। HCl इसमें क्या काम करता है, इसके माध्यम को अम्लीय बनाता है, और श्लेष्मा उससे चिपक करके क्या काम करता है, इसकी भित्ति को HCl से सुरक्षा प्रदान करता है। तो हम देखते हैं इसी क्रम में जब ये प्रोटीन पच करके और ये जो भोजन अधपचा हो जाता है तो 3 से 4 घंटे बाद ये हमारी छोटी आंत में पहुंचता है। तो देखते हैं कि ये छोटी आंत में पाचन किस प्रकार से होता है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट कर लीजिएगा। चलिए हम इसको साफ करते हैं।
चलिए हम इसको देखते हैं कि छोटी आंत में पाचन किस प्रकार से होता है। तो छोटी आंत में पाचन, तीसरा चरण हम आ चुके हैं। छोटी आंत में पाचन। तो छोटी आंत के पाचन के लिए बहुत सारी ग्रंथियां काम कर रही हैं। पहला, लीवर काम कर रहा है। तो लीवर का काम क्या रहता है कि ये लीवर पित्त रस का निर्माण करता है, और लीवर के बहुत सारे काम रहते हैं। ये क्या क्या काम करता है कि इससे जो हमारा ग्लूकोज होता है इसको फैट में भी बदलता है, और इससे बहुत सारे पाचक रस भी निकालता है। तो चेक करते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले यकृत को देख लेते हैं। यकृत 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 का काम क्या रहता? तो यकृत क्या काम करता है? ये यकृत पित्त का निर्माण करता है। पित्त रस का निर्माण करता है। पित्त रस का निर्माण करता है, यानी पित्त रस का निर्माण करता है। जबकि पित्ताशय क्या काम रहता है? तो पित्ताशय में ये पित्त निर्माण करके ये पित्ताशय में स्टोर कर देता है, संग्रह कर देता है। तो पित्ताशय का काम रहता है, पित्ताशय का काम रहता है कि जो भी यकृत ने पित्तरस का निर्माण किया उसको एकत्रित करना, उसको क्या करना? संग्रह करना, यानी पित्त रस का संग्रह, पित्त रस का संग्रह करना, संग्रह करना। तो पित्त निर्माण नहीं, पित्ताशय पित्त का निर्माण नहीं करता है, बल्कि लीवर के द्वारा बनाया हुआ पित्त रस ये अपने आप में स्टोर करके रखता है, और पाचन की प्रक्रिया के दौरान आवश्यकता अनुसार वो अपना पाचक रस जो पित्त है उसको छोटी आंत में भेजता रहता है। तो आप देखते हैं आगे प्रक्रिया। तो और पित्त का काम क्या रहता है? पहला काम तो ये हो गया, ये पित्त को स्टोर करता है। दूसरा काम पित्त रस का ये रहता है, जो पित्त रस है, जो इसमें से पाचक रस है, ये पित्त रस क्या करता है? ये पित्त रस वसा को सॉरी, हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, जो पित्त रस है, पित्त रस, तो ये पित्त रस का काम क्या रहता है? ये वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है, छोटी छोटी गोलियों में या गोलिकाओं में तोड़ता है, गोलियों में तोड़ता है। तो ये क्या काम करता है? जो भी हमारे अंदर ऑयली प्रोडक्ट आते हैं उसमें से जो भी तेल, ऑयल, डालडा, घी जो भी आता है उनमें क्या करते हैं? वो छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है। और सेकंड काम इसका ये रहता है पित्त रस का, कि जो छोटी आंत में जब पहुंचता है तो छोटी आंत के माध्यम को, छोटी आंत के माध्यम को क्षारीय बनाता है। क्या बनाता है? क्षारीय या कड़वा बनाता है, क्षारीय बनाता है, क्षारीय बनाता है, यानी क्षारीय। ये कैसे पता लगता है? कि जब हमको ना कभी कभी बुखार आ जाता है, बीमार हो जाते हैं और 2-3 दिन रोटी नहीं खाते, तो एकदम जब उल्टियाँ आती तो कड़वी कड़वी आती हैं। अर्थात जब वो हमारी छोटी आंत से पानी आता है तो हम जान लेते हैं कि मेरी छोटी आंत में ये पलटियाँ बहुत भीतर से आ रही हैं। तो चेक करते हैं कि छोटी आंत में और कौन सी ग्रंथि सहयोग कर रही है। तो छोटी आंत में पाचन के लिए अग्नाशय नाम की ग्रंथि भी ये क्या काम करती है? तो अग्नाशय से एक ऐसी ग्रंथि होती है जो एक मिश्रित ग्रंथि होती है, जिससे हार्मोन भी रिलीज होता है, जिससे एंजाइम भी रिलीज होता है। तो अग्नाशय का काम क्या रहता है? ये अग्नाशिक रस निकालता है, अग्नाशिक रस निकालता है, अग्नाशिक रस निकालता है। जो अग्नाशिक रस में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे एमाइलेज और ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये 3 एंजाइम निकलते हैं जो क्या काम करते हैं?
जो एमाइलेज एंजाइम है जो अग्नाशय से भी निकल रहा है, ये जो कार्बोहाइड्रेट अधपचा आया हुआ है तो उस कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन करता है, जबकि ट्रिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन का, क्योंकि अधपचा प्रोटीन आया होगा तो प्रोटीन का पूर्ण पाचन करता है। और जो लाइपेज है ये बसा का पूर्ण पाचन करता है। कौन? लाइपेज। तो ये इस प्रकार से छोटी आंत के लिए जो अग्नाशिक रस है वो छोटी आंत में जा करके जो अधपचे पदार्थ आए थे, भोजन आया था, उन भोजन में जो पोषक तत्व रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन करता है माइलेज, ट्रिप्सिन करता प्रोटीन का पूर्ण पाचन, लाइपेज करता है बसा का पूर्ण पाचन। अब आगे देखते हैं कि बसा, अब इन सभी को छोटी आंत में भी कुछ क्षुद्रांत ग्रंथियां पाई जाती हैं। उन क्षुद्रांत ग्रंथियों से क्या होता है कि छोटी आंत में कुछ क्षुद्रांत ग्रंथियां पाई जाती हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसको साफ करते हैं। चलिए देखते हैं। अब छोटी आंत की भित्ति में भी बहुत सारी क्षुद्रांत ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन सी पाई जाती हैं? छोटी आंत की छोटी आंत की भित्ति में, छोटी आंत की भित्ति में क्षुद्रांत ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्षुद्रांत ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे आंत्र रस निकलता है। क्या निकलता है? आंत्र रस निकलता है। और ये आंत्र रस का काम क्या होता है? ये बड़े काम का होता है। आंत्र रस क्या करता है कि जो एमाइलेज ने कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया है, उस कार्बोहाइड्रेट का क्या करेगा कि उस कार्बोहाइड्रेट को ये ग्लूकोज में बदल देगा। ग्लूकोज में बदल देगा, जबकि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देगा। अमीनो अम्ल में बदल देगा। और जो बसा है, उस बसा को ये आंत्र रस क्या कर देगा? ये वसा अम्ल में बदल देगा। वसा अम्ल में बदल देगा या ग्लिसरॉल में बदल देगा। ये हो चुके हैं हमारी पाचन की प्रक्रिया के दौरान अच्छे पदार्थ। क्या हो गए? ये अच्छे पदार्थ हो गए ये। और इस पाचन की प्रक्रिया के दौरान जो अच्छे पदार्थ बने हैं तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी बने होंगे। उन अपशिष्ट पदार्थों को क्या होता है? उन अपशिष्ट पदार्थों से ये छोटी आंत से ये बड़ी आंत में पहुंच जाते हैं। और बड़ी आंत में पहुंचने के बाद ये यहाँ पे बड़ी आंत में सबसे ज़्यादा जल का अवशोषण होता है। और जो अपशिष्ट पदार्थ बना हुआ है हमारे छोटी आंत के अंदर, वो अपशिष्ट पदार्थ को ये मलाशय में एकत्रित करता रहता है। और मलाशय में एकत्रित होने के बाद ये समय समय पर अपशिष्ट पदार्थों का परित्याग करते रहता है। तो ये थी आपकी पाचन की प्रक्रिया को आपने अच्छे से समझा होगा। और अगर आपको
ये वीडियो अच्छा लगा तो इसके लिए आप लाइक कर दीजिए और कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अगली क्लास में जुड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।